आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नव भारत में। अमित सिंह, वक्त तो चला है देश और दुनिया की 25 बड़ी खबरें जानने का, लेकिन सिर्फ 5 मिनट में। काउंटिंग से पहले वाराणसी के पहाड़िया मंडी में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। गाड़ी में ईवीएम को ले जाने को लेकर कार्यकर्ताओं ने स्ट्रांग रूम के बाहर जमा होकर नारेबाजी की। इस बीच समाजवादी पार्टी ने ईवीएम की निगरानी के लिए 81 जिला प्रभारियों की नियुक्ति की है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने काउंटिंग में गड़बड़ी की आशंका जाहिर की। अखिलेश ने सवाल किया कि बिना सुरक्षा बलों के ईवीएम कहां ले जाया जा रहा था। साथ ही कहा कि यह लोकतंत्र को सुरक्षित रखने का आखिरी मौका है, इसके बाद जनता को क्रांति करनी पड़ेगी। अखिलेश यादव के ईवीएम में धांधली वाले बयान को बीजेपी ने बौखलाहट बताया है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने आरोपों को तथ्यहीन बताया। इधर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि अखिलेश यादव को ईवीएम में कमी नजर आने लगी है और 10 मार्च आते आते उन्हें ईवीएम बेवफा लगने लगेगा। गोवा में कांग्रेस को हॉर्स ट्रेडिंग का डर देखने लगा। इसी डर के कारण कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों को एक रिजॉर्ट में शिफ्ट कर दिया है। जिस होटल में कांग्रेस के उम्मीदवार रुके हैं उसी होटल में पी चिदंबरम भी रुके हुए हैं। इधर गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने दिल्ली में पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। मुख्यमंत्री प्रदेश दौरे पर पहुंचे बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रदेश पदाधिकारियों और मोर्चा अध्यक्षों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने संगठन के कामकाज पर मंथन किया। बैठक के बाद बीजेपी ऑफिस से निकलने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं और लोगों ने जेपी नड्डा को फूलों की माला पहनाई। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार आज साल 2022-23 के लिए बजट पेश करने वाली है। बजट को लेकर सबसे खास बात यह है कि पहली बार राज्य सरकार अलग से चाइल्ड बजट पेश करेगी। आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल साल 2022-23 के लिए बजट पेश करेंगे। इस बार का बजट 1 लाख करोड़ से ज्यादा का हो सकता है, जो छत्तीसगढ़ का अब तक का सबसे बड़ा बजट होगा। बजट में शिक्षा, किसान और बेरोजगारों के साथ ही हर वर्ग के लिए बड़ा ऐलान हो सकता है। यूक्रेन के कीव पर कब्जा करने के लिए रूस की तरफ से हमले लगातार जारी हैं। इरपिन नदी के पास बने पुल को यूक्रेनी सेना ने गिरा दिया ताकि रूसी सेना कीव में ना आ सके। इस दौरान इरपिन से कीव जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रूस के हमलों से बचने के लिए लोग कीव के मेट्रो स्टेशनों में रहने को मजबूर हैं। लोगों का कहना है कि अपने दैनिक कामों के लिए इस स्टेशन से बाहर निकलते हैं और काम खत्म होने के बाद वापस स्टेशन में रहने आ जाते हैं। करीब 2 हफ्ते से अब तक युद्ध जारी। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है। इस बीच यूक्रेनी एक्टर पाशा ली ने भी अपने देश की रक्षा करते हुए जान गंवा दी। पाशा फ्रंट लाइन में रहकर यूक्रेनी सेना का साथ दे रहे थे। इसी दौरान 6 मार्च को इरपिन में हुई गोलीबारी में उनकी मौत हो गई। इस बात की जानकारी ओडेसा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सोशल मीडिया पर दी। अमेरिका ने रूस से गैस और तेल के आयात पर बैन लगा दिया। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि वो दुनिया के इतिहास में सबसे कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा रहे हैं। इससे रूस की अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा। हालांकि बाइडेन ने यह भी माना कि रूस पर प्रतिबंधों का असर अमेरिका पर भी पड़ेगा। अमेरिका के बाद ब्रिटेन ने भी रूस से तेल और गैस के आयात पर रोक लगा दी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा कि ब्रिटिश सरकार ने साल के अंत तक रूसी तेल के आयात पर रोक लगाने का फैसला कर लिया है। इससे पहले कई देशों ने बैंकिंग और दूसरे सेक्टर्स पर भी प्रतिबंध लगाया था। रूस से तनाव के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने ब्रिटिश संसद को संबोधित किया। अपने संबोधन में जेलेंस्की ने एक बार फिर दोहराया कि युद्ध रूस ने शुरू किया और वो अपने देश के लिए लड़ रहे हैं। इस दौरान जेलेंस्की ने अपील करते हुए कहा कि ब्रिटेन रूस पर और पाबंदी बढ़ाए, साथ ही आतंकी देश घोषित करे। यूक्रेन विवाद के बीच पीएम मोदी ने नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रूट से फोन पर बातचीत की है। इस दौरान दोनों देशों के नेताओं के बीच यूक्रेन के हालातों को लेकर चर्चा हुई। बातचीत में मोदी ने युद्ध को खत्म करने और कूटनीतिक रास्ते पर लौटने की भारत की अपील को दोहराया है। यूक्रेन रूस युद्ध के बीच भारत के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। यूक्रेन के सुमी में फंसे 700 भारतीय छात्रों का रेस्क्यू कर लिया गया है। सभी छात्रों को सुरक्षित भारतीय दूतावास की बसों के जरिए पुलटावा लाया गया। वहीं ऑपरेशन गंगा के तहत भारतीयों के स्वदेश लौटने का सिलसिला लगातार जारी है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे ने कहा कि इन दोनों देशों के बीच संघर्ष से अब तक ये सबक मिला है कि भारत को स्वदेशी हथियारों के साथ आने वाले संघर्षों के लिए तैयार रहना होगा। सेना प्रमुख ने कहा कि भविष्य के युद्ध अपने हथियारों से ही लड़े जाने।
कोरोना महामारी के चलते भारत ने सभी अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स पर रोक लगा दी है, लेकिन अब करीब 2 साल बाद इस पर से रोक हटाई जा रही है। केंद्र सरकार ने 27 मार्च से अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स शुरू करने का फैसला लिया है। अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देशों का सख्ती से पालन करना होगा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ पाकिस्तानी संसद में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। अब पाकिस्तानी संविधान के मुताबिक स्पीकर असर कैसर इस पर 2 हफ्ते के अंदर संसद की कार्रवाई शुरू करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने इमरान खान को इस्तीफा देने के लिए 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। पाकिस्तान के अशांत दक्षिण पश्चिमी बलूचिस्तान प्रांत के सिबी में मंगलवार को एक विस्फोट में 5 लोगों की मौत हो गई और करीब 28 लोग जख्मी हो गए। बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री मीर अब्दुल ने हमले की कड़ी निंदा की है। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच रावलपिंडी में खेला गया पहला टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 4 विकेट खोकर 476 रनों पर पहली पारी घोषित की। जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने भी 459 रन बना दिए। 5वें और आखिरी दिन पाकिस्तान ने दूसरी पारी में बिना विकेट खोए 252 रन बनाए। पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर डेविड वार्नर मस्ती करते दिखाई दिए। वार्नर ने मैच के दौरान भांगड़ा करते लोगों ने देखा और उन्होंने जमकर मस्ती की। वार्नर का यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। न्यूजीलैंड में खेले जा रहे महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया के हाथों हार का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया को 151 रन का लक्ष्य दिया था, जिसे ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 7 विकेट खोकर ही हासिल कर लिया। भारतीय क्रिकेट टीम के गेंदबाज राहुल चाहर फैशन डिजाइनर ईशानी के साथ आज शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। दोनों गोवा में डेस्टिनेशन वेडिंग करने जा रहे हैं। आगरा के रहने वाले राहुल चाहर ने दिसंबर 2019 में जयपुर में ईशानी के साथ सगाई की थी। विवेक अग्निहोत्री की फिल्म कश्मीर फाइल्स को प्रमोट न करने को लेकर अब कपिल शर्मा के बाइकआउट की मांग उठ गई है। दरअसल अग्निहोत्री ने एक फैन की फिल्म को कपिल शो में प्रमोट करने से मांग पर बताया कि वो नहीं कर सकते। फेमस सिंगर और होस्ट आदित्य नारायण अब रियलिटी शो सारेगामापा में नहीं दिखाई देंगे। आदित्य नारायण ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर अपनी कई तस्वीरें शेयर की और बताया कि वो इस शो के होस्टिंग से विदा ले रहे हैं। और 5 मिनट में देश और दुनिया की 25 बड़ी खबरें देखने के बाद अब वक्त हो चला हमारे 1 मिनट न्यूज सेगमेंट का, जिसमें हम आपको 1 मिनट के भीतर तमाम बड़ी खबरें बताते और समझाते हैं। वाराणसी में ईवीएम को लेकर समाजवादी पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया है। एसपी कार्यकर्ताओं ने ईवीएम से छेड़छाड़ और गड़बड़ी का आरोप लगाया है। पूरी खबर 1 मिनट के भीतर देखिए। वाराणसी में ईवीएम को लेकर जमकर हंगामा हुआ है। यह हंगामा किया है समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने आरोप लगाया कि पहाड़िया मंडी में रखे गए ईवीएम को गड़बड़ी के लिए कहीं ले जाया जा रहा है और इसके बाद ट्रक रोककर जमकर बवाल किया। ईवीएम को लेकर बवाल की सूचना मिलते ही प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और पूरे मामले पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को ये समझाने में जुटे कि ये ईवीएम ट्रेनिंग के लिए है। इस ईवीएम का पोलिंग कराए गए ईवीएम से कोई मतलब नहीं है। जो ईवीएम ले जाई जा रही थी वो ट्रेनिंग की थी। मेरे पीछे ये कंट्रोल रूम है, पूरा का पूरा जो स्ट्रांग रूम है, जो पोल्ड ईवीएम है ये सारी उसी में रखी हुई हैं। इसकी पूरी बैरिकेडिंग है। इसकी बैरिकेडिंग को ब्रीच करने का मतलब नहीं होता है। चुनाव आयोग ने भी यह स्पष्ट किया कि अफवाह की वजह से बवाल हुआ। जिस ईवीएम को ले जाया जा रहा था वो ट्रेनिंग के लिए अलग से रखा ईवीएम था। पोलिंग में इस्तेमाल हुए ईवीएम पूरी सुरक्षा के साथ स्ट्रांग रूम में बंद हैं और उससे किसी हाल में छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। उस पर 24 घंटे सीसीटीवी से निगरानी और प्रत्याशियों को भी इसकी जानकारी है। और वाराणसी में ईवीएम से छेड़छाड़ के आरोप को लेकर सियासत भी शुरू हो गई। अखिलेश यादव ने प्रशासन और राज्य सरकार पर गंभीर सवाल उठाए। वहीं बीजेपी ने भी अखिलेश के आरोपों पर पलटवार किया। 1 मिनट के भीतर ये पूरी खबर देखिए। वाराणसी में ईवीएम को लेकर हंगामा हुआ तो वहीं इसे लेकर सियासत भी जमकर हुई। अखिलेश यादव ने वाराणसी प्रशासन पर सवाल उठाते हुए गंभीर आरोप लगा दिए। अखिलेश ने इसे वोट की चोरी बताया। ये वोट की चोरी जो नहीं कर रही थी तो कम से कम बताए कि एक गाड़ी रोक ली, पकड़ी गई, लाइव है, अभी भी हम लाइव देख सकते हैं। 2 गाड़ियां क्यों भागी? अखिलेश के हमले के बाद बीजेपी ने भी पलटवार किया। बीजेपी ने अखिलेश पर हमला बोलते हुए कहा कि ये हार की हताशा है। जो अखिलेश 10 मार्च को बोलने वाले थे ईवीएम बेवफा है, वो अभी से शुरू कर दिया है। 10 मार्च को अखिलेश यादव जी कहेंगे ईवीएम बहुत बेवफा है, और 10 मार्च का भी अखिलेश जी ने इंतजार नहीं किया, 8 को ही कहना शुरू कर दिया ईवीएम बेवफा है।
वहीं समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग से वाराणसी के डीएम को हटाने की मांग की है। इसके साथ ही ऐलान किया कि अगर डीएम को हटाया नहीं गया तो समाजवादी पार्टी और गठबंधन सहयोगी पूरे यूपी में प्रदर्शन करेंगे। और 10 मार्च को 5 राज्यों के चुनाव नतीजे आने वाले हैं, लेकिन उससे पहले रिजॉर्ट पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। गोवा में कांग्रेस ने अपने सभी प्रत्याशियों को एक रिजॉर्ट में शिफ्ट कर दिया है। वहीं उत्तराखंड में भी कांग्रेस को जीत की स्थिति में थोड़ी दिक्कत लग रही है, इसलिए वहां भी अब जोर लग रहा है। मार्च को 5 राज्यों के चुनाव नतीजे सामने आएंगे, लेकिन उससे पहले ही रिजॉर्ट पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। रिजॉर्ट पॉलिटिक्स की तस्वीर गोवा से सामने आई है, जहां नतीजे आने से पहले कांग्रेस ने अपने सभी प्रत्याशियों को एक रिजॉर्ट में शिफ्ट कर दिया है और इन पर निगरानी की जिम्मेदारी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम को दी गई, जो खुद कांग्रेस प्रत्याशियों के साथ रिजॉर्ट में ठहरे हैं। गोवा में एक तरफ जहां कांग्रेस ये तरीका अपना रही है, वहीं गोवा सीएम प्रमोद सावंत ने पीएम मोदी से मुलाकात की और गोवा में बीजेपी की जीत को लेकर अपना दावा किया है। गोवा की ही तरह उत्तराखंड में भी कांग्रेस को अपने प्रत्याशियों की पार्टी छोड़ने और टूटने का डर सता रहा है। उत्तराखंड कांग्रेस भी ऐसी स्थिति से निपटने के लिए गोवा जैसा ही प्लान तैयार कर रही है, ताकि जीत की स्थिति में उसके प्रत्याशियों में सेंध न लगाई जा सके। और महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव सरकार पर वीडियो बम फोड़ा। फडणवीस ने आरोप लगाया कि उद्धव सरकार बीजेपी नेताओं को फंसाने की साजिश रच रही है। वहीं आदित्य ठाकरे के करीबी पर ईडी की कार्रवाई से संजय राउत ने भी बीजेपी पर हमले तेज कर दिए हैं। एक मिनट के भीतर पूरी खबर देखिए। महाराष्ट्र में एक बार फिर सियासत गर्मा गई है। पूर्व सीएम और बीजेपी की तरफ से विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव सरकार के खिलाफ एक वीडियो बम फोड़ा है। फडणवीस ने विधानसभा अध्यक्ष को 125 घंटे की वीडियो रिकॉर्डिंग और पेन ड्राइव सौंपकर दावा किया है कि उद्धव सरकार बीजेपी नेताओं को फंसाने के लिए साजिश रच रही है। फडणवीस ने वीडियो को लेकर दावा किया है कि जो वीडियो विधानसभा अध्यक्ष को सौंपी है, उस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि सरकार के लोग बीजेपी नेताओं को मकोका और अन्य मामलों में फंसाने की साजिश करते दिख रहे हैं। फडणवीस ने इस पर सीबीआई जांच की मांग की है और जांच नहीं करने पर अदालत का रुख करने की बात कही है। वहीं शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे के करीबी के घर ईडी की छापेमारी की कार्रवाई से भड़के संजय राउत भी बीजेपी पर पलटवार करते दिखे। संजय राउत ने बीजेपी से सवाल पूछा कि ईडी और आईटी की कार्रवाई बीजेपी के नेताओं पर क्यों नहीं हो रही है। संजय राउत ने चेतावनी देते हुए कहा कि कुछ ईडी के अफसर भी जेल जाएंगे। और देश में जल्द ही पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा हो सकता है। सरकार की तरफ से भी इसे लेकर संकेत मिल रहे हैं। बस इंतजार कीजिए कि बढ़ोतरी का ऐलान हो जाए। एक मिनट के भीतर पूरी खबर। देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में जल्द बढ़ोतरी की घोषणा हो सकती है। सरकार की तरफ से भी इसके संकेत मिल गए हैं। केंद्रीय पेट्रोलियम राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने कहा कि पेट्रोल डीजल की कीमत तेल कंपनियों के साथ मिलकर पेट्रोलियम मंत्रालय तय करता है और इसे लेकर बैठक होनी अभी बाकी है। रामेश्वर तेली ने यह भी कहा कि लोग इस बात से वाकिफ हैं कि यूक्रेन और रूस के बीच जारी जंग के बीच तेल की कीमतें बढ़ रही हैं। जैसे ही और जब ये बैठक होगी, उसके बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतों के बारे में स्थिति साफ हो जाएगी। मंत्री जी की बातों से साफ है कि जल्द ही पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी की जा सकती है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी क्रूड ऑयल के दाम करीब $140 तक पहुंच गए हैं। इसलिए ईंधन की कीमतों का बढ़ना लगभग तय माना जा रहा है। कच्चे तेल की कीमतों के हिसाब से पेट्रोल डीजल के दाम में 15 से 20 रुपए या इससे भी ऊपर की बढ़ोतरी हो सकती है। और इंटरनेशनल यात्रियों के लिए खुशखबरी है, अच्छी खबर है। भारत ने इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर लगी रोक यानी बैन को हटा लिया है। कब से शुरू हो रही अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें, जानने के लिए हमारी ये रिपोर्ट देखिए। भारत ने 2 साल बाद इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर लगी रोक को हटा लिया है। कोरोना वायरस की वजह से सस्पेंड की गई विदेशी फ्लाइट्स अब 27 मार्च से फिर से शुरू हो जाएंगी। नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा एक बयान में कहा गया, दुनिया भर में बढ़े हुए वैक्सीनेशन कवरेज को ध्यान में रखने के बाद भारत सरकार ने 27 मार्च को शेड्यूल फ्लाइट की शुरुआत करने का फैसला लिया है। इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू करने के साथ ही नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ऐलान किया है कि एयर बबल व्यवस्था को भी खत्म कर दिया गया है। एयर बबल के जरिए 2 देशों को कुछ शर्तों के साथ एक दूसरे के क्षेत्रों में फ्लाइट्स ऑपरेट करने की इजाजत दी जाती थी। हालांकि इस दौरान कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना होगा।
मार्च 2020 में कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को रोकने के लिए इंटरनेशनल फ्लाइट्स के ऑपरेशन को सस्पेंड कर दिया था, जिसे अब 27 मार्च को दोबारा शुरू किया जा रहा है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आज राज्य सरकार अपना बजट पेश करने जा रही है। मध्य प्रदेश में जहां शिवराज सरकार 2.5 लाख करोड़ का बजट पेश कर सकती है, वहीं छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल सरकार 1 लाख करोड़ से ऊपर का बजट पेश कर सकती है। एक मिनट के भीतर ये दोनों खबरें समझिए। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार और छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार आज अपने अपने राज्य का बजट पेश करेंगे। सबसे पहले बात मध्य प्रदेश की। आज से शुरू हो रहे बजट सत्र में शिवराज सरकार जो बजट पेश करेगी वो करीब 2.5 लाख करोड़ के आसपास होने का अनुमान है। सरकार ने पिछली बार भी कोई नया टैक्स नहीं लगाया था। इस बार भी सरकार के कोई नया टैक्स नहीं लगाने की उम्मीद है। सरकार का फोकस रोजगार, हेल्थ, किसान समेत सभी वर्गों पर रहेगा। किसानों के लिए प्राकृतिक और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए बजट में प्रावधान होंगे। वहीं छत्तीसगढ़ में भी आज से बजट सत्र का आगाज हो रहा है। भूपेश बघेल सरकार का आज पेश होने वाला बजट 1 लाख करोड़ से ऊपर हो सकता है, जो छत्तीसगढ़ में अब तक का सबसे बड़ा बजट होगा। बजट में स्वास्थ्य, रोजगार, आदिवासियों और किसानों पर फोकस रहेगा। बजट सत्र 25 मार्च तक चलेगा और इस दौरान कुल 13 बैठकें होंगी। बजट सत्र छोटा होने की वजह से चालू वित्तीय वर्ष का तीसरा अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। और अगली खबर यूपी से। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और यूपी के पूर्व मंत्री आजम खान को इलाहाबाद हाई कोर्ट से एक मामले में जमानत मिल गई है, लेकिन इसके बावजूद आजम खान अभी भी जेल में ही रहेंगे, क्योंकि अभी भी उन पर कुछ मामले लंबित हैं। एक मिनट के भीतर ये पूरी खबर देखिए। समाजवादी पार्टी के नेता पूर्व मंत्री आजम खान को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक आपराधिक मामले में जमानत दे दी। हालांकि इसके बाद भी आजम खान अभी जेल में रहेंगे, क्योंकि उनके खिलाफ 2 और मामले लंबित हैं, जिन पर फैसला आना बाकी है। आजम खान को जमीन पर कब्जा करने के मामले में कोर्ट ने जमानत दी है। वो फिलहाल सीतापुर जेल में बंद हैं। आजम खान फरवरी 2020 से जेल में बंद हैं। उनके खिलाफ भैंस और बकरी चोरी से लेकर जमीन पर कब्जा करने तक के कुल 87 मामले दर्ज हैं। समाजवादी पार्टी सरकार में मंत्री रहे आजम खान उत्तर प्रदेश की रामपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने चुनाव प्रचार के लिए कोर्ट से जमानत भी मांगी थी, लेकिन उन्हें बेल नहीं मिली। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम और पत्नी तंजीम फातिमा भी लंबे अरसे तक जेल में रहे। फिलहाल दोनों जमानत पर बाहर हैं। अब्दुल्ला आजम रामपुर की स्वार विधानसभा सीट से चुनाव में एसपी के प्रत्याशी हैं। और यूपी के बाद अगली खबर पंजाब से है। पंजाब चुनाव नतीजे से पहले सूबे के 2 बड़े नेताओं का बेहद अनोखा अंदाज देखने को मिला। अंदाज क्या था? पंजाब के ये 2 बड़े नेता कौन सा गाना गा रहे हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। पंजाब चुनाव नतीजे आने से पहले सूबे के 2 कद्दावर नेताओं का रोचक वीडियो सामने आया। सबसे पहले बात पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, जो एक कार्यक्रम में गीत गाते नजर आए। कार्यक्रम में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जगजीत सिंह की गजल गुनगुनाई, जो अब सियासी गलियारों में वायरल हो रही है। वहीं दूसरी तस्वीर पंजाब सीएम चरणजीत सिंह चन्नी की सामने आई है। वो भी चुनाव बाद कुछ अलग अंदाज में दिखे। सीएम चन्नी अपने विधानसभा क्षेत्र भदौड़ का दौरा कर रहे थे, तभी उनकी नजर बकरियों के एक काफिले पर गई। इसके बाद वो बकरी के पास पहुंचे और उसका दूध निकालने लगे। सीएम चन्नी का ये साधारण रूप भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और अब बात करते हैं रूस यूक्रेन जंग की। रूस यूक्रेन के बीच आज जंग का 14 दिन है। इन 14 दिनों में यूक्रेन के कई शहर तबाह बर्बाद हो चुके हैं। जंग के बीच एक बार फिर जेलेंस्की ने रूस के खिलाफ दहाड़ लगाई है और कहा कि यूक्रेन आखिरी सांस तक इस जंग को लड़ता रहेगा। रूस यूक्रेन के बीच जारी जंग का आज 14वां दिन है। इस जंग में यूक्रेन के ज्यादातर शहर खंडहर में तब्दील होते जा रहे हैं। तबाही की ये लेटेस्ट तस्वीर यूक्रेन के इरपिन से सामने आई है, जहां पुल, सड़क, बिल्डिंग तक तबाह हो गए हैं। रूस की लगातार बमबारी से लोग शहर छोड़कर भाग रहे हैं। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस के खिलाफ एक बार फिर दहाड़ लगाई है। जेलेंस्की ने ब्रिटेन की संसद को संबोधित करते हुए कहा है कि उनका देश रूस के हमले के खिलाफ आखिरी सांस तक लड़ता रहेगा। हम हार नहीं मानेंगे और हारेंगे भी नहीं। जेलेंस्की ने ब्रिटेन की संसद से मांग की है कि ब्रिटेन रूस पर प्रतिबंध बढ़ाए और उसे एक आतंकवादी देश घोषित करे।
इस बीच जो बाइडेन की तरफ से बयान सामने आया है कि वो रूस के गैस, तेल और ऊर्जा के सभी आयातों पर प्रतिबंध लगा रहे हैं। वहीं G4 देशों ने यूएनएससी पर सवाल उठाते हुए कहा है कि यूक्रेन मुद्दे पर वीटो के इस्तेमाल की वजह से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अपनी जिम्मेदारी निभाने में असफल रहा। यूक्रेन के वॉर जोन सुमी से भारतीय छात्रों का रेस्क्यू ऑपरेशन सफल रहा है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक सुमी से एक भारतीय छात्र को सकुशल बाहर निकाल लिया गया है। अब ऑपरेशन गंगा के तहत उन्हें वतन वापस लाने की कार्रवाई शुरू हो रही। 1 मिनट के भीतर पूरी खबर। यूक्रेन के जिस वॉर जोन सुमी में भारतीय छात्र अभी तक फंसे हुए थे, अब उन्हें उस वॉर जोन से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। भारत सरकार के प्रयासों के जरिए वॉर जोन सुमी से एक भारतीयों को निकाल लाया गया। सभी को उस जगह बस भेजकर उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले आया गया है, जिसकी तस्वीर भी अब सामने आई है। 24 फरवरी से जब युद्ध शुरू हुआ तभी सुमी में भारतीय छात्र फंसे हुए थे। अब उन्हें सुमी से सुरक्षित बाहर ले जाया गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने भी छात्रों के वीडियो को शेयर करते हुए ट्वीट में दावा किया कि हम सभी भारतीय छात्रों को सुमी से बाहर निकालने में सफल रहे हैं। सुमी से निकालने के बाद सभी छात्रों को अब ऑपरेशन गंगा के तहत भारत लाने की तैयारी है। इसके लिए फ्लाइटों को भी तैयार किया जा रहा है। 1-2 दिन में सभी छात्रों को ऑपरेशन गंगा के तहत वतन वापस लाया जाएगा। यूक्रेन का सुमी ही एक ऐसा क्षेत्र था जहां जंग भयंकर हो रही थी और वहां से एक भारतीयों का सफल रेस्क्यू कर लिया गया है। और इंडियन आर्मी चीफ मनोज मुकुंद नरवणे ने यूक्रेन रूस को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। नरवणे ने कहा कि इससे यही सीख मिलती है कि जंग कभी भी हो सकती है और हमें इसके लिए हर वक्त तैयार रहना होगा। मनोज नरवणे ने और क्या कुछ कहा, इस रिपोर्ट में देखिए। सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर बड़ा बयान दिया है। आर्मी चीफ ने कहा है कि रूस यूक्रेन से ये सीख मिलती है कि जंग कभी भी हो सकता है और इसके लिए हमें हर वक्त तैयार रहना होगा। नरवणे ने इस युद्ध से भारत को मिलने वाले कुछ सबक का भी जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि हमारे लिए सबसे बड़ी सीख यही है कि भविष्य के युद्ध हमें देश में बने हथियारों से लड़ने होंगे। हमें रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत को और तेजी से आगे बढ़ाना होगा। एक कार्यक्रम में नरवणे ने कहा कि रूस और पूर्वी यूरोपीय देश के बीच युद्ध में सैनिकों का भौतिक रूप से आमना सामना हो रहा है। युद्ध साइबर जगत में या एसी रूम में भी लड़ा जा रहा है। आर्मी चीफ के मुताबिक इस जंग ने साबित किया है कि आगे परंपरागत युद्ध हो सकते हैं। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की वजह से पैदा हुए संकट से भारत अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हुआ है। ऐसा इसलिए क्योंकि इन्हीं दोनों देशों से भारत पुर्जे और उपकरण लेता है और इस स्थिति में आपूर्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। और अमेरिकी खुफिया विभाग ने पाकिस्तान, चीन और भारत को लेकर अपनी एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में कई हैरान करने वाले खुलासे हैं। रिपोर्ट क्या है, आप भी 1 मिनट के भीतर इस रिपोर्ट में देखिए। अमेरिकी खुफिया विभाग ने पाकिस्तान, चीन और भारत को लेकर अपनी एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में कहा है कि मोदी सरकार के नेतृत्व में भारत पाकिस्तान की किसी भी उकसावे का सैन्य ताकत के साथ जवाब देने की संभावना पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा हो चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव और कश्मीर में हिंसक अशांति या भारत में एक और आतंकवादी हमला होने की सूरत में लड़ाई की संभावना और बढ़ जाती है। यूएस नेशनल इंटेलिजेंस निदेशक के ऑफिस ने यूएस इंटेलिजेंस कम्युनिटी के सालाना खतरे के आंकलन में ये भी कहा है कि विवादित सीमा के मुद्दे पर भारत और चीन दोनों का सैन्य विवाद 2 परमाणु शक्तियों के बीच टकराव के जोखिम को बढ़ाता है। इसमें अमेरिकी व्यक्तियों और हितों के लिए सीधे खतरे शामिल हैं और अमेरिका को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। अमेरिकी खुफिया विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक नई दिल्ली और बीजिंग के बीच संबंध 2020 में घातक संघर्ष के मद्देनजर तनावपूर्ण बने रहे, जो दशकों में सबसे गंभीर स्तर पर है। और आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नव भारत, यहां खबरें लगातार जारी हैं।